हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे उसका चैप्टर नंबर 14 यानी उत्तराखंड की जनजातियाँ। तो आज हम इसका देखने वाले हैं पहला भाग, और इसका दूसरा भाग भी बहुत जल्दी आएगा। इसके पहले की सभी जितनी भी हमारी सीरीज चली हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कल से हमारी सामान्य हिंदी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास। तो लगातार सीरीज आपने फॉलो करनी है, और PDF इत्यादि के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक ज़रूर करें। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये BS नेगी जी की पुस्तक आप देख सकते हैं, जिसके हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो 14 चैप्टर यानी उत्तराखंड की जनजातियाँ, ये 2 भागों में आएगा। इसका दूसरा भाग हम देखेंगे परसों। कल हमारी हिंदी की क्लास आने वाली, हिंदी की पहली क्लास होगी, जिसमें हिंदी भाषा का विकास हम देखने वाले हैं। तो हिंदी भाषा का विकास भी हम 2 भागों में देखेंगे। तो इसमें टोटल जो हमने देखने हैं, इसके बाद इस चैप्टर के बाद हमने जिले देखने हैं। 13 लेक्चर हमारे लगातार जिलों से रिलेटेड होंगे। जिला सीरीज वैसे मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। और टोटल इसमें 47 चैप्टर हैं, जिसमें हम 46 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला पॉइंट है आज का हमारा, कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट, जिसे कूजा कहा गया है, ये 1960 में पारित हुआ। लोकर समिति 1967 की सिफारिश पर में उत्तराखंड के 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया। लोकर समिति कब बनी अगर पूछेंगे तो 65 की है, और इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी है 67 में। भारत सरकार ने राजी एवं बुक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया है, ये ध्यान देंगे आप लोग। अगला फैक्ट हम देखने वाले हैं, उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियां हमने मान्यता प्राप्त देखी हैं उसमें सर्वाधिक आबादी है थारू की, और सबसे कम जिसकी आबादी है वो है राजी। अगला देखते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी रुद्रप्रयाग में है। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर। सर्वाधिक अगर पूछेंगे अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये उधमसिंह नगर में, उधमसिंह नगर। अब प्रतिशत के हिसाब से बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो उसको भी हम देखते चलते हैं। ये पॉइंट हम देख चुके हैं उधमसिंह नगर वाला। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, तो उधमसिंह नगर के बाद सर्वाधिक के हिसाब से अगर देखें तो देहरादून और पिथौरागढ़ आते हैं, अपने ध्यान देना है। और न्यूनतम में देखेंगे तो रुद्रप्रयाग के बाद थोड़ी ज़्यादा है टिहरी गढ़वाल में। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाली आबादी है टिहरी में, और इसके बाद अल्मोड़ा और पौड़ी जिले हैं। हमने टिहरी वाले पर फोकस करना है। ये प्रतिशत के आधार पर कैसी जनसंख्या मापी जा रही है, अगर हर जिले की जनसंख्या को 100% माना जाए तो उस 100% में न्यूनतम और अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल ST आबादी 2,91,903 है, जो कि कुल आबादी का, हमारे प्यारे उत्तराखंड की कुल आबादी का 2.9% है। 2.9% है। अब आबादियों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी अगर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा है थारू 2011 के अनुसार 91,342। उसके बाद आते हैं जौनसारी, उसके बाद बोक्सा, उसके बाद भोटिया, और सबसे कम है राजी। राज्य की जनसंख्या अगर पूछेंगे कितनी है हमारे राज्य में, और 2011 की जनगणना के अनुसार तो 690 है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की राठी जनजाति पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में निवास करती है। इनके विकास के लिए राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया है। दिसंबर 2016 में पौड़ी का राठ, टिहरी का गंगाड़ और चमोली का पैनखंडा क्षेत्र को OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कुछ थारू जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां। तो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति ये थारू है, और कुमाऊं की भी सबसे ज़्यादा यही है। गढ़वाल की देखेंगे तो गढ़वाल की सबसे ज़्यादा है जौनसारी। तो इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ पर है अगर देखें तो खटीमा, किच्छा, नानकमता, सितारगंज, उधमसिंह नगर, उधमसिंह नगर के अंतर्गत। तो इनकी 100% जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 90% से अधिक जनसंख्या इनकी उधमसिंह नगर में पाई जाती है। थारू जनजाति तराई एवं भाबर क्षेत्रों में निवास करती है, ये पॉइंट भी आपने क्लियर करते हुए चलना है। आगे देखते हैं,
थारू जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक का काम करते हैं। थारू स्वयं को किरातवंशी बताते हैं, जो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति के लोग कद में छोटे एवं मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट पाए जाते हैं। इनकी प्रायः समतल नासिका होती है। कठिन पेपरों में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण लगा मुझे। थारू जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है, जिसे कुरी कहते हैं, यानी जो इनके गोत्र हैं उनको कुरी कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो गोत्र है, सबसे उच्च गोत्र माना जाता है बड़वायक गोत्र, बड़वायक गोत्र। आगे देखते हैं। थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में सिर पर चोटी भी रखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। अब जिसमें क्या होता था, जैसे दो परिवारों का विवाह हो रहा है तो उनमें बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था, लेकिन वर्तमान में 3 तिखटी शादी की प्रथा पाई जाती है, जिसमें एक दूसरे की बहन की जगह किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण है। थारुओं में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मजपतिया एवं दोनों पक्षों के मध्य विवाह तय करने को पक्की पौड़ी कहा गया है। थारुओं में विवाह की जो सगाई रस्म है उसे अपना पराया कहते हैं। विवाह तिथि तय करने की रस्म को बातकट्टी कहते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर में आती है तो इस प्रथा को चाला प्रथा कहते हैं। चाला प्रथा। तो सारे पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य देखते हैं। थारों में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, जिसके अवसर पर लड़की के पिता अपनी बिरादरी के लोगों को भोज देते हैं, जिसे लठ भरवा भोज कहते हैं। आगे देखते हैं। थारुओं की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है और इस अधिकार को उरारी कहा गया है। उरारी। अगले तथ्य देखते हैं। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मछली है। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं। यह फैक्ट भी आपने याद रखना है। जबकि थारू लोग छोटी माताएं चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। शीतला देवी की पूजा करते हैं। और थारू में विधवा विवाह में चुटकटा एवं उठान विवाह प्रचलित है। आपने याद रखना है। विधवा विवाह जो भी मैंने बताया था आपको, तो उसमें विवाह की प्रथा को क्या कहते हैं? चुटकटा और उठान प्रथा। यह प्रथा आपने याद रखनी है। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। और चावल से निर्मित ये मदिरा का प्रयोग भी करते हैं, जिसे जाड़ कहते हैं। ये सारी चीज़ आपने कवर करते हुए चलना है। और इनके अगर इष्ट देवता की बात करी जाए थारुओं की, तो खड़गा भूत और पछाव इनके इष्ट देवता हैं। ये भी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा करते हैं और नगरियाई देवी की पूजा करते हैं थारू जनजाति के लोग। और शिकार की देवी के रूप में वागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। और इनके अन्य देवता अगर देखें तो काली, भूमिया, कोरोदेव, ये इत्यादि इनके, जैसे भूमिया देवता या बड़ा बाबा, ये सब इनके क्या हैं? देवता हैं। और होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य यहाँ पर प्रचलित है, आपने ध्यान देना है। तो परीक्षा वाणी के माध्यम से मैं ये जनजाति वाला चैप्टर काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो उस सीरीज को भी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब न्याय के लिए थारुओं में आपने याद रखना है मध्य पंचगण। मैं लिख दे रहा हूँ। न्याय के लिए कौन सी प्रथा? मध्य पंचगण। तो ये प्रथा प्रचलित है थारुओं में। मदिरा की घूंट के साथ फैसले सुनाए जाते हैं। सगाई की एक परंपरा है यहां पर दिखनौरी थारुओं में। दिखनौरी प्रथा है, आपने ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं हम जौनसारी जनजाति के बारे में जानकारी। तो जौनसारियों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है थारू, उसके बाद आते हैं जौनसारी। तो यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है और गढ़वाल का सबसे बड़ा है। जैसे चक्राता, कालसी, त्यूनी, इस क्षेत्र को जौनसार भाबर कहते हैं। तो इनका क्षेत्र टिहरी के जौनपुर में भी है, उत्तरकाशी के पराग निकान में भी है। तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। जौनसार में अविवाहित लड़की को ध्यांति
और विवाहित लड़की को रयांती कहते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं, डिगुबा। और झाड़ फूक या उपचार की एक विधि यहां पर है बायथा प्रथा, आपने याद रखना है, बायथा, बायथा। एक और प्रथा है जौनसारियों में गणांत प्रथा। अब उसमें क्या होता है, शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति में जौनसारी में अगर बात करें देवता आते हैं, उन्हें माली कहा गया है। आगे देखते हैं अगला तथ्य। जौनसार के लोग विश्व पर्व बनाते हैं। विजयदशमी को यहाँ पायंता कहा जाता है। भिरौली त्योहार इंपॉर्टेंट हो सकता है, जौनसारी में प्रसिद्ध है, तो संतान कल्याण के लिए इसको मनाया जाता है। वीर केसरी मेला 3 मई को मनाया जाता है, याद रखना है आपने। वीर केसरी काफी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है वीर केसरी जी के बारे में। वीर केसरी हमारे आजाद हिंद फौज में शामिल थे। इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी 3 मई 1945 के दिन। इनका जन्म अगर पूछा जाए, आपने याद रखना है, इनका जन्म चक्राता के क्यावा गांव में 1920 में हुआ था। क्यावा गांव में 1920 में। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। विश्व मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य किया जाता है। हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं जौनसारियों से संबंधित। दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक गुलाब सिंह को कहा गया है। अंतिम फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार भी कहा जाता है। जौनसार क्षेत्र के संगीत के जनक नंदलाल भारती जी हैं, जबकि जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि पंडित शिवराम जी को माना जाता है। पंडित शिवराम जी की एक रचना भी है, आपने याद रखना है, वीर केसरी रचना इन्हीं की है। वही पॉइंट हमने लिखा हुआ। आगे देखते हैं। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनके बलिदान दिवस पर चौलित हाथ में शहीद मेला आयोजित होता है। और अंतिम फैक्ट है जौनसार से रिलेटेड, वीर केसरी नाम का रचना के रचयिता हैं पंडित शिवराम जी। तो यहाँ पर 2 जनजातियों से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने बता दिए हैं। BS नेगी जी की पुस्तक के 14वें चैप्टर का दूसरे भाग में हम देखेंगे, जो कि हमारे जनजातियों से रिलेटेड है, भोटिया, राजी और बुक्साओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो 14वां चैप्टर हमारा समाप्त होगा परसों। कल हम देखेंगे हिंदी की पहली क्लास, जो आगामी UPSC द्वारा होने वाली सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज लगातार आपने फॉलो करनी है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। और उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज, परीक्षावाणी इत्यादि सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर 7895127127 पर संपर्क कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।